चलती रहेगी। अगर प्लांट्स के थ्रू हो रहा है वो काम, क्योंकि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, रूट एक्सुडेट्स हैं, तो वो फाइटो रेमिडिएशन है। फंजाई के थ्रू हो रहा है तो उसको माइक्रो रेमिडिएशन कह देते हैं। प्लांट माइक्रोबियल इंटरेक्शन का पार्ट है। रूट्स के थ्रू हो रहा है तो वो राइजो रेमिडिएशन बोल रहे हैं। तो ये बायो रेमिडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, मिट्टी का सुधार, उसमें से टॉक्सिक कंपाउंड धीरे धीरे निकालना, ये काम चलता रहता है प्राकृतिक खेती में। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर आदमी अपना काम कर रहा है, हर माइक्रोब्स है वो अपना सही फॉर्म में वहाँ पे काम कर रहा है। रेजिलियंस टू स्ट्रेस, अब जो आदमी जहाँ का रहने वाला है वहीं क्लाइमेटिक कंडीशन में उसका जन्म हुआ और वहीं रह रहा है, वहीं पड़ा बढ़ा, वहाँ के वातावरण में वो बिल्कुल फिट है। वो वहाँ के वातावरण में कभी तनाव महसूस नहीं करेगा। जैसे अगर टेम्परेचर 15-16 भी है तो हम लोगों को ठंड लगती है, लेकिन यूरोप में या अमेरिका में आप जाओगे टेम्परेचर 15-16 है तो वो कहते हैं कि इट्स प्लेजेंट टेम्परेचर, उनको ठीक लगता है। ऐसे ही जो हाई टेम्परेचर जाता है 40-45 चला जाता है अपने इस एरिया में, इवन 48 तक चला जाता है, हम लोग को ज़्यादा सा भयभीत नहीं होते, पैनिक नहीं होते। लेकिन एक यूरोप का आदमी आ जाए, उसको कहें कि भाई 45 डिग्री तापमान है, आपको मेरी शादी में आना है, वो कहो नहीं नहीं सर ये तो मेरे को जला देगा, इतना टेम्परेचर है। तो जो वो रेजिलियंस है इन्वायरमेंट के थ्रू, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्राकृतिक खेती में जो भी क्लाइमेट जोन के अकॉर्डिंगली हमने फसल लगाई हुई है और प्रिंसिपल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि बायोटिक स्ट्रेस आ जाए, एबायोटिक स्ट्रेस आ जाए, ये अपना काम करता रहेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा चाहिए प्लांट को। तो नाइट्रोजन कहाँ से आए? वो वातावरण से। और वो कैसे आए? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तीनों तरह के बैक्टीरिया हैं वो काम करते हैं, चाहे वो राइजोबियम है जैसे सिम्बायोटिक है, चाहे वो फ्री लिविंग है अजोटोबैक्टर है, और चाहे वो एसोसिएटिव टाइप है जैसे एजोस्पाइरलम है, और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अवेलेबल फॉर्म में नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है। और ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कब काम करते हैं? जब उनको सही मौका दें। एक अच्छा नागरिक है, उसको सारी फैसिलिटीज़ हमने दी हुई हैं और बड़े अच्छे मन से फोकस से काम कर रहा है, तो आउटपुट बहुत निकलेगी। जब हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स डाल देते हैं तो आधे से ज़्यादा तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, और जो सर्वाइव भी कर रहे हैं तो वो उनका जो पोटेंशियल है, जिस लेवल का उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करना चाहिए, वो कर ही नहीं पाते। प्लांट ग्रोथ प्रमोशन का तो वो चलता रहता है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली बायो कंट्रोल का सिस्टम है वो बनता है। बायोफर्टिलाइजर्स का जिक्र किया मैंने, इसके अंदर सारे फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर और जिंक सॉल्युबलाइजर, मिनरल सॉल्युबलाइजर सारे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फॉर्म से हैं उनको प्लांट को अवेलेबल कराने का काम करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्लांट की बैक्टीरिया के साथ है, बैक्टीरिया की बैक्टीरिया के साथ है, और फंजाई की, तो सारे के सारे माइक्रोब्स हैं। अगर वहाँ पे सिनर्जी बनती है तो वो वहाँ पे बहुत रोल प्ले करती है। और फर्मेंटेशन जब एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो गैसेस फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस की फॉर्म में। तो वो कब होता है? जब हम फ्लड इरिगेशन करते हैं। तो इसमें आपका जो टिलेज है, तो इसमें मिनिमम टिलेज का हम कॉन्सेप्ट रखते हैं, बेड बनाते हैं, या वहाँ पे अर्थवॉर्म है जो बायो टिलेज है, और जो लेयर है वहाँ पे हार्ड पेन नहीं बनता। तो आप देखते हैं कि नेचुरल फार्मिंग के अंदर आपको जो रिजल्ट हैं वो मिलते हैं, और ये सारी प्रोसेसेस अच्छे से काम करती हैं। एक भी प्रोसेस काम नहीं करेगी तो फिर सारा का सारा सिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट, ये माइक्रोब्स का, तो जैसे हमारा जो डिपार्टमेंट है, मैं आपको बता रहा था कि माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है, और ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो सारे के सारे इसमें, ठीक। तो सर का आदेश से थोड़ा मैं ब्रीफ करूंगा। तो ये माइक्रोब्स हैं, ये रोल प्ले करते हैं। अब ये देखिए, जैसे अपना पानी है, कई दिन तक खड़ा रहे तो वहाँ पे ग्रीन कलर की आ जाती है, जो एल्गी है, फोटोसिंथेसिस है, भोजन वो अपना बना सकती है। फंजाई है, कोई भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, कोई अपन भोजन रख दिया उसके ऊपर वो कॉटनी अपीयरेंस की ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया हैं वो सिंगल सेलर हैं, प्रोटोजोआ हैं। कई बार हम खाना खा लेते हैं, हमारे पेट में गैस बनती है, और इस तरह की कंडीशन हम फेस करते हैं। तो वो मिट्टी के अंदर भी हैं ये, और सीवेज वाटर वगैरह जब हम यूज़ करते हैं तो रोल प्ले करते हैं। वायरसेस हैं, जो कोरोना वायरस आई थी, देखो दुनिया पे कितना इफेक्ट हुआ था, सब कुछ इफेक्ट हुआ था, वो भी एक वायरस है। और वायरस सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसने इतना अफेक्ट किया। तो ये तो इसके बड़े भाई बहन हैं जो रोल प्ले करने लग जाएं तो कितना रोल प्ले कर सकते हैं, कितना नुकसान कर सकते हैं और कितना फ़ायदा कर सकते हैं। और कुछ सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम वैसे देख नहीं पाते, और बाद में वो एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और वो लाइव होते हैं। तो ये जो स्टडीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ये हम इसमें स्टडी करते हैं, इनका सबका रोल देखते हैं। नेक्स्ट, तो जैसे हम माइक्रोब्स की बात कर रहा था, सूक्ष्म जीवों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑब्जर्वेशन, कि भाई उनको हम नेकेड आई से या नेटेड आई से कि सीधा हम देख नहीं पाते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, उसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन चाहिए।
दूसरा इनका नंबर कि कितने जीव हो सकते हैं। अगर हम ग्राम्स में बात करेंगे तो 1 ग्राम मिट्टी भी लें तो उसमें 1 करोड़ तक माइक्रोब्स हो सकते हैं, 1 करोड़ बैक्टीरिया। 1 किलो लेंगे तो 1000 करोड़। और अगर हम बाबा वर्किंग वॉल्यूम देखें सोइल का 1 एकड़ के अंदर 2.24 गुणा 10⁻⁶ इतने से और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये करोड़ों माइक्रोब्स मिट्टी के अंदर काम कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, दुनिया में कोई भी प्रोसेस है, कोई भी इंडस्ट्री आप देखेंगे, उसमें किसी भी प्रोडक्ट को अगर देखेंगे, उसको बनाने में इन माइक्रोब्स का रोल है। चाहे वो फूड है, चाहे अल्कोहल है, या कर्ड है, दही है, एंटीबायोटिक्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, और ख़राब करने में भी कोई भी चीज़ अगर दुनिया की ख़राब हो रही है, इवन अगर किसी एनिमल की डेथ भी हो गई, 3-4 दिन में देखेंगे आप उसमें स्मेल आने लगेगी और धीरे धीरे उसकी खाद बन जाएगी। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। और धरती पे जीवन के लिए ये एलिमेंट चाहिए, 16 एलिमेंट चाहिए। अब आजकल निकल और ऐड हो गया, इसमें 17 एलिमेंट चाहिए। तो ये 16-17 एलिमेंट अगर जहाँ पे हैं तो वहाँ पे जीव पनपेगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उसको सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो मिल रहे हैं, बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है। और वहाँ पे जो नेचुरल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आपने सारे प्रिंसिपल फॉलो किए, तो प्लांट की जो यील्ड है वो प्रॉपर आएगी। नेक्स्ट, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल का एग्जांपल दिया है। जैसे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, या पानी की बात करें, या नाइट्रोजन की बात करें, अलग अलग फॉर्म में घूमता है, और सारी जो प्रोसेस है, साइकिल है, जब कंप्लीट होता है तो अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है, और एटमॉस्फेयर के अंदर बैलेंस भी रहता है, और जो ग्रोथ आनी चाहिए, जो यील्ड आनी चाहिए, वो आती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का बताया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेयर के अंदर तो वो खतरनाक है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑप्टिमम जो कंसंट्रेशन है वो 0.034 वेट बाय वॉल्यूम है। तो अगर आप 100 इससे हवा के लें तो उसमें 0.034 इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसका डायरेक्ट वो उसको प्लांट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो और कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे लेवल बढ़ा, जी सर। नेक्स्ट, ये हैबिटेट्स हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। अगर आप प्लांट की बात करेंगे, राइजोबैक्टीरिया रूट्स के साथ सारे काम करते हैं। ये फाइलोबैक्टीरिया प्लांट्स के सूट के साथ और पत्ते के साथ फ्री लिविंग है, ये काम करते रहेंगे। खेत में अपने क्रॉप है नहीं है तो ये देखो टेम्परेचर हाई हो जाता है, इनमें डोरमेंट स्ट्रक्चर बन जाती हैं, वो सर्वाइव करते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। सिम्बायोटिक जैसे राइजोबिया, ब्रेड राइजोबिया आप यूज़ करते हैं। तो ये ऑलरेडी मिट्टी के अंदर हैं। ज़रूरत क्या है, इनका नंबर बढ़ाना। जैसे आप दाल वाले पौधे लगाएंगे तो राइजोबियम का जो नंबर है, ब्रेड राइजोबियम का नंबर है, वो बढ़ जाएगा क्योंकि नोडल फॉर्मेशन होगी। एसोसिएटिव टाइप हैं, जब ग्रीनरी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होती है, जैसे गेहूं में फरवरी के महीने में, या आप शुगर केन का गन्ने का खेत देखें हैं, उसमें मैक्सिमम है, और ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और माइकोराइजा ये कॉम्बिनेशन है फंगस का और प्लांट्स का, और ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये मिलके काम करते हैं। जो प्लांट्स के रूट्स हैं, रूट्स के साथ जो जितना ज़्यादा जाड़ होगा तो वहाँ पे माइकोराइजा है, और ये बड़ा स्पेसिफिक होता है। जब हम सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, उसमें हैवी मेटल आती हैं और वो डायरेक्टली जो फंगस है हमारी, इसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। बहुत सेंसिटिव होती है, क्रॉप स्पेसिफिक होती है। आप एग्जांपल देखिए, कोई बहुत पुराना सा पेड़ हो, अगर वो कटा हो तो वहाँ की उसकी जड़ों के आसपास की मिट्टी इकट्ठी करके आप एक ट्रॉली भर लें और एक कनाल में 1 एकड़ में डाल के देखें, और वहाँ पे जब फसल लगाएंगे आप, बम्पर क्रॉप होगी आपकी, क्योंकि उस पेड़ की जड़ों के साथ बहुत पुराना माइकोराइजा है। और वो माइकोराइजा वहाँ पे जब इतने सालों से सर्वाइव कर रहा है, और जब वो खेत में जाएगा तो उसकी जो वर्किंग है वो बहुत तरह से 18-19 तरह से प्लांट्स की वो हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये स्टार्ट हो जाता है जब आप कोई भी बीज है उसको मिट्टी में डालते हैं। किसान है वो मिट्टी तैयार करता है अपने खेत को पानी लगा के, जैसे पत्थर आ जाता है, उसकी कंडीशन आ जाती है, और फिर वो प्लोइंग करता है, उसमें बीज डाल देता है। बीज को मिट्टी के अंदर डालते ही भगवान ने एक ताकत दी है, वो सेंस करता है, क्योंकि नेचर कभी भी एनर्जी है वो वेस्ट नहीं करती, तो वो सेंस करता है कितनी नमी है। अगर नमी कम ज़्यादा होगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अगर जो टेम्परेचर है वो वहाँ का ज़्यादा होगा तो भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। वहाँ पे कोई ऐसा हानिकारक सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो भी वो ग्रो नहीं करेगा। डे लेंथ नाइट लेंथ ठीक नहीं है तो भी ग्रो नहीं करेगा। बहुत सारी कंडीशन है, अगर सही हैं तो बीज है वो उगना स्टार्ट करता है। कई बार हम कह देते हैं कि भाई मैंने बीज लिया था, चाहे अपनी यूनिवर्सिटी से, चाहे किसी कंपनी से, किसान कहता है कि सर वो बीज ठीक नहीं था, जर्मिनेट नहीं किया। भाई हो सकता है बीज 100% वायबल हो, लेकिन वहाँ पे जर्मिनेशन 100% नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन है सारी की सारी सही नहीं थी। इवन सैलिनिटी है वो अफेक्ट करती है। तो एवरीथिंग इज ओके, उस केस में ये सीड स्टार्ट होता है, और जैसे ही बीज उगता है तो ये रूट एक्सुडेट छोड़ता है, पानी छोड़ता है, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये जो कंपाउंड्स हैं
ये कंपाउंड अट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। जैसे हम किसी को आवाज़ दे के बुलाते हैं तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो फैल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई संतरा खाया हो, किसी ने अल्कोहल रखी हो, पेट्रोल रखा हो, हमें स्मेल आएगी। ऐसे ही वो कंपाउंड जैसे मिट्टी में जाएंगे तो फैल जाएंगे और जो माइक्रोब्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे अपने यूजफुल बैक्टीरिया को। जैसे हमने चिकपी चना लगाया है तो राइजोबियम को वो अट्रैक्ट करेगा, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे अलग अलग स्टेजेस चलती जाती हैं तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता रहता है और रूट बायोमास बढ़ेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ये तो जीव हैं। तो आप देखोगे कि इनिशियली बहुत थोड़ा बैक्टीरिया भी है तो कुछ देर के बाद बायोमास के साथ इतना नंबर हो जाता है और फिर वो काम करना स्टार्ट करता है। और यही अलग अलग स्टेजेस, जैसे फ्लावरिंग होगी तो वहाँ फिर हार्वेस्टिंग है या बायोमास बढ़ रहा है, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया मिलेंगे और एक बार में एक सबस्ट्रेट अवेलेबल होने की वजह से वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। सबस्ट्रेट खत्म हुआ और सिग्नलिंग हुई और वहीं से उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ रहा है, फिर दूसरी स्टेज आती है, फिर तीसरी स्टेज आती है। और जैसे टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ये चीज़ें भी अलग अलग स्टेज पे बैक्टीरिया की क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, ये फिर जो काम है जीव, जैसे वैसे तो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे हैं देखने में। शुरू में तो लोग मानते थे कि भाई सूक्ष्म जीव क्या बिगाड़ सकता है हमारा। जब डिस्कवरी हुई थी ना, भाई इतना छोटा जीव होता है, इंसान इतना बड़ा है, पशु पक्षी इतने बड़े हैं, तो क्या कर सकता है। लेकिन फिर एक महामारी आई फ्रांस में, रसिया में, तो लोगों को लगा नहीं भाई ये तो, इससे डेथ भी हो सकती है और नंबर भी घट सकता है। और अब आपने कोरोना में देखा था, तो इसके बहुत फ़ायदे भी हैं, इसके साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। तो जो फ़ायदे हैं, जो हमारे ज़्यादा जो सूक्ष्म जीव हैं, जो मित्र बैक्टीरिया हैं, उनके आप देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करते हैं, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन ये करते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन का सोर्स है वो दे रहे हैं, फॉस्फोरस वो देने का काम कर रहे हैं। फॉस्फोरस कैसे मिलती है प्लांट को, आप देखेंगे जितने भी माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, कंक्रीट है, पत्थर है, चट्टानें हैं, सब में फॉस्फोरस है। लेकिन इनऑर्गेनिक है, वो अवेलेबल नहीं है। उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब कि सिंपल भाषा में कहें तो जैसे चट्टान भी अगर आप उसके ऊपर एसिड गिर देंगे तो खाद बन जाती है। तो जो खाद है, खाद को प्लांट है वो इस्तेमाल कर सकता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है, उसको फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का काम है, वो किस की प्रेजेंस में होता है, एसिड की। और ये बैक्टीरिया है वो एसिड जनरेट करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। हार्मोन है, जैसे हमारी बॉडी है, जैसे हम काम करते हैं, 1 मिनट में हंसने लग जाते हैं, 1 मिनट में रोने लग जाते हैं। कभी हम किसी को देख के खुश हो रहे हैं, किसी को देख के उदास हो रहे हैं, किसी को देख के मूड अच्छा हो रहा है, किसी को देख के खराब हो रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है हमें? केमिकल्स। कौन से केमिकल? यही हार्मोन है, बॉडी के अंदर बनते हैं और यही हार्मोन प्लांट्स के अंदर काम करते हैं, जिनको हम फाइटो हार्मोन कह रहे हैं। तो अगर इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म सही है, मिट्टी की कंडीशन सही है, पौधा चलता रहेगा। अगर कोई डेफिशिएंसी आ गई तो वहाँ पे कोई हार्मोन नहीं बना तो वहीं पे पौधे की ग्रोथ है उस पर इफेक्ट होगी और ये डिसाइड करेगा कब फ्लावरिंग होगी, कब फ्रूट लगेंगे। तो जब वहाँ पे मिट्टी में अगर या प्लांट के अंदर इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म में हार्मोन बनना बंद हो जाता है या नहीं बनता, उस केस में प्लांट सिग्नल करता है, संकेत देता है और जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये हार्मोन्स बनाते हैं, प्लांट को देते हैं, एक दोस्त की तरह हेल्प करते हैं। ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन है वो मैक्सिमम होती है अगर वहाँ पे माइक्रोब्स हैं, उनका मूवमेंट है। न्यूट्रिएंट अपटेक है वो मैक्सिमम है नेचुरल फार्मिंग में, क्योंकि हम जो प्रिंसिपल्स है सारे फॉलो कर रहे हैं। और डिजीज मैनेजमेंट है वहाँ पे हो रहा है खेत के अंदर। आप देखना कि प्राकृतिक खेती का अगर वहाँ पे कोई एक फार्मर है और उसने बफर जोन भी बनाया हुआ है, आसपास से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा और सारे प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे आपको जो क्रॉप है वो अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट, बायो कंट्रोल की प्रोसेस वहाँ पे हो रही है, एक जीव दूसरे जीव को कंट्रोल कर रहे हैं। बैक्टीरियोसिन्स हैं, स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं, जैसे आप इसमें खट्टी छाछ यूज़ करते हैं, तो खट्टी लस्सी या खट्टी छाछ यूज़ करने से क्या होता है, एक तो उसमें कैल्शियम है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करता है। कई बार एक आदमी कह रहा है कि मैं तो सर बहुत कम खाना खाता हूँ लेकिन मेरा वेट है बढ़ता जा रहा है। एक आदमी कह रहा है जी मैं तो बहुत खा रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता। कारण क्या है? जब आप खाते हैं तो वो बॉडी में कितना लग रहा है, बॉडी कितना ऑब्जॉर्व कर पा रही है, उसको कौन अफेक्ट कर रहा है? कैल्शियम। एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है कैल्शियम, स्मॉल मॉलिक्यूल है, इसका बहुत रोल है, प्लांट्स में इसका रोल है। तो आप देखेंगे कि ये खट्टी लस्सी में होता है। दूसरा, उसमें बैक्टीरियोसिन्स होते हैं, स्मॉल पेप्टाइड हैं जो जैसे एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं और ये भी जो पैथोजेंस हैं या बहुत सारे माइक्रोब्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। बायोसर्फेक्टेंट है, सरफेस एक्टिव कंपाउंड जो पानी को पतला करते हैं, वो भी ये बैक्टीरिया हैं, ये रिलीज करते हैं। और कंडीशन देखिए, जब रूट बायोमास है, वापसा क्रिएशन हो रही है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं और वो राउंड है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, कई बार वो जड़ के पास नहीं आ रहा। और जैसे वहाँ बैक्टीरिया बायोसर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करता है तो जो स्मॉल बूंदें हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। जैसे यहाँ पे स्टेज पे अगर यहाँ पे तेल गिरा हो, आप उसमें पानी डालेंगे तो आप अलग अलग बूंदें मिलेंगी, उसमें आप सरफ डाल दें, वो सारा का सारा वो स्प्रेड कर जाएंगे।
तो ये जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग में काम कर रही हैं। एंटीबायोटिक आप जानते हो, जैसे हम बीमार होते हैं डॉक्टर देता है, पेन किलर है, मल्टीविटामिन है, एंटीबायोटिक है, ऐसे ही प्लांट की डिजीज़ हैं वो कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। ACC डीएमिनेज बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये भी माइक्रोब से सिंथेसिस करते हैं इसको। ये क्या करता है, जैसे प्लांट के ऊपर कोई स्ट्रेस आती है तो वो अर्ली मेच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कॉटन अगर हमने खेत में लगाई हुई है, पानी की कमी आ गई तो उसमें फूल और बॉल लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, इथाइलिन बनता है। ये जब एंजाइम होता है तो पाथवे को डाइवर्ट कर देता है, ये इथाइलिन नहीं बनने देता। अल्फा कीटोबुटायरेट और दूसरा पाथवे है उसको फॉलो करता है। तो अगर इथाइलिन नहीं होगा तो अर्ली मेच्योरिटी नहीं आएगी, पौधा है समय से पहले नहीं पकेगा। तो ये इतनी तरह से बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये जो इम्पोर्टेंट है, जो फॉर्मुलेशंस आप ये देखिए, कोई भी फॉर्मुलेशन उठाएंगे आप, जैसे जो नीम है तो अजाडिक्टिन कंपाउंड है, वो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है। हरी मिर्च है, चिल्ली, कैप्साइसिन है, वो भी एंटी माइक्रोबियल पैथोजेंस को मारता है। एलिसिन है इसमें, अपने लहसुन में, प्याज में, ये भी माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनको